गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने गॉस लॉ के बारे में जो बात किया था उसमें हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर a closed surface, this is equal to q by epsilon naught, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हमने जाना था कि फाई जो है यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? फाई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्यू रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, और ये जो ds है दिस इज एन एलिमेंट्री एरिया वेक्टर। एलिमेंट्री एरिया वेक्टर। तो हमने इसके बारे में डिटेल्स बात किया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो मिस किया तो आई बटन में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो क्योंकि कोई भी लॉ जब पढ़ा जाता है तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है। बिना एप्लीकेशन के उस लॉ या उस थ्योरम को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने बिल्कुल क्लियर कट जान लिया था कि ये एरिया वेक्टर होता क्या है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आखिर इसका हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, हम जानेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिए और समझिए, क्योंकि ये आपके क्लास 12 के पोर्शंस के लिए और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने मिस कर दिया तो निश्चित रूप से कुछ मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में घट जाएंगे और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चाहे नीट का हो या जेई के हो उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आप भी मुझसे सहमत हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। तो अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और लाइन। है ना, ये बहुत ही लंबा सा देख कर डर भी लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। मैं बारी बारी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या फाइंड करना है हमें? गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऐसे हम लोग पहले भी फाइंड किए हैं बिना यूजिंग गॉस लॉ के, डायरेक्ट उसके फॉर्मूला से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और वगैरह वगैरह पिछले वीडियोज में आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इनफाइनेटली चार्ज है, लॉन्ग है। कितनी लंबा है? इनफाइनेट लॉन्ग। अब आप पूछेंगे कि क्या इनफाइनेट लॉन्ग वायर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? हम लोग प्रैक्टिकली लेंथ को इनफाइनेट नहीं लेते हैं, बल्कि लेंथ इतना लेते हैं ताकि वायर का जो डायमीटर है उसके कंपैरेटिवली वेरी लार्ज हो, बहुत बहुत लंबा। यानी कि बहुत ही पतला वायर जब लेंगे और लंबा लेंगे तो उसमें जो उसको हम लोग इनफाइनेटली लॉन्ग मान सकते हैं। वायर कैसे होगा? स्ट्रेट होगा, और इसमें क्या होगा? चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा। तो एक वायर क्या होगा, जब लॉन्ग वायर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर लेते हैं तो उसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग वन डायमेंशन में मानते हैं। यानी कि ये वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज आवर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर जिसमें कि यूनिफॉर्मली चार्ज है वायर है ये। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस को आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेज यहाँ पर हमने स्प्रेड कर दिया है, और इस वायर का लेंथ हम लोग कितना लिया है? इनफाइनाइट। तो
हम लोग एक लेते हैं ऐसे ही वायर जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी? लैम्डा। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसके बारे में डिटेल्स वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, तो इसको जरूर देखिए। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में, तो उसको हम लोग यहाँ पर आज इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसे हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे तो हमें चाहिए एक इमेजिनरी सरफेस जो कि गॉसियन सरफेस कहलाता है। देख रहे हैं यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये जो डॉटेड है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इमेजिनरी सरफेस है, जो कि है ही नहीं, एक ऐसा सरफेस जो कि इस वायर को एनक्लोज करे। तो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब सवाल यह कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही क्यों ले? क्योंकि वायर का जो शेप होता है वो सिलेंडर के जैसा होता है। उसमें दो साइड में, दोनों एंड में एक फ्लैट एंड होता है और बीच में कर्व सरफेस होता है। अगर आप वायर का फोटो लेंगे और उसको जूम करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सिलेंडर जैसा है। तो हमने एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया और मान लिया कि उसका जो दोनों सेंटर है, सेंटर से होकर ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर पास कर रहा है। ठीक है, यानी कि दिस इज द एक्सिस। तो ये हुआ हमारा सिलेंडर। सिलेंडर का लेंथ मान लेते हैं L। अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो इस पूरे वायर का लेंथ से हमें मतलब नहीं है, बस इस सिलेंडर जो है हमारा गॉसियन सरफेस उसके लेंथ से हमें मतलब है। अब सिलेंडर का कुछ ना कुछ रेडियस जरूर होगा, तो हमने रेडियस मान लिया कितना? R रेडियस मान लिया। R रेडियस क्यों लिया? सपोज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कैसे पॉइंट में, सपोज वो पॉइंट P है जो कि इस वायर से R डिस्टेंस पर है। तो जितने डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होगा, दैट विल बी द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। अगर 5 मीटर हो तो 5 मीटर का रेडियस होगा, और 5 सेंटीमीटर दूरी पर निकालनी हो तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस जो है ये सिलिंड्रिकल है, और सिलेंडर में दो तरह का सरफेस होता है। कैसे? पहला वो कर्व सरफेस, दूसरा वो फ्लैट सरफेस। तो कर्व सरफेस कितना होता है? एक होता है जो कि ये बीच का हिस्सा है। फ्लैट सरफेस कितना होता है? 2 होता है जो कि टॉप एंड बॉटम होता है दोनों एंड पर। तो हमने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, टॉप फ्लैट सरफेस, बॉटम फ्लैट सरफेस एंड कर्व सरफेस। ठीक है, चलिए अब क्या जो राइटअप में लिखा हुआ है जो आपको नोट के लिए जरूरी है उस पर बात करते हैं। तो द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना होगा? Q इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L। दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। ये हमें चार्ज का वैल्यू दे देगा। तो गॉस लॉ से हम जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन, ये सर्कल बनाया है, यानी कि ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, एस लिखे हैं, जो कि सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा, E.ds। इसको हम लोग पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज सरफेस। दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ है। अब Q इक्वल टू कितना है जी? Q इक्वल टू है लैम्डा L। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? Q के प्लेस में लैम्डा L पुट करेंगे, तो हमारा ये इक्वेशन बन जाता है 1। अब हम लोग इस सिलेंडर को 3 हिस्से में बांट दिए हैं, 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3। तो इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे तो होगा हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन जाएगा इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ओवर द पार्ट 1 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ओवर द पार्ट 2 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ओवर द पार्ट 3, और ये बराबर होगा लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन 1 हमारा इक्वेशन 2 में इस तरह कन्वर्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं डायग्राम में। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप सरफेस में ds जो है ऊपर की तरफ है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री एंगल बन रहा है? एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। सिमिलरली हमारा जो बॉटम सरफेस है वहां पर E इधर है, ds इधर है नीचे, और बीच में एंगल है 90 डिग्री। आप चाहे तो इसको लेफ्ट साइड में भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ E हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ds होगा इधर, बीच में वही रिजल्ट सेम आने वाला है, चाहे आप लेफ्ट में कंसिडर करें या राइट में। लेकिन फ्लैट सरफेस में जो हमने P पॉइंट लिया है वहां पर E किधर होगा? E होगा आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, एंड ds क्या होगा? ये भी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा, यानी कि E एंड ds जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, और इसलिए थीटा का वैल्यू जो होगा यहाँ पर क्या होगा? थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री। क्या होगा? थीटा होगा 0 डिग्री। तो हमें तीनों सरफेस के लिए थीटा का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं।
तो E एंड DS आर परपेंडिकुलर फॉर सरफेस 1 एंड 2। टॉप सरफेस और बॉटम में थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। देयरफॉर E डॉट ds इक्वल टू क्या होगा E ds cos थीटा होता है। क्या होता है E ds cos थीटा। थीटा इक्वल टू क्या मिला 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल टू क्या होता है 0, यानी कि टॉप और बॉटम सरफेस का कंट्रीब्यूशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 होगा। टॉप और बॉटम सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस जो है 0 फ्लक्स देता है। देयरफॉर इक्वेशन 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 0, ये पार्ट होगा 0, तो ये बराबर होगा ये। ओनली पार्ट 3 का फ्लक्स रहेगा। दिस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ओवर द पार्ट 3, और बराबर ये होगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट का। हमको लगता है कि ये आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके है ना? यस। तो अब हम चलते हैं पार्ट 3 का में क्या है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है जी, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई हो गया कॉस 0 1 डी एस का इंटीग्रेशन किस पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट के लिए। दिस इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड पार्ट अगर लेंगे तो बीच का जो हिस्सा है हम लोग देखते हैं, ये जो बीच का हिस्सा है ये कैसा होता है, ये होता है स्पेयर के जैसे, कि स्पेयर का पार्ट एक रिंग जैसा शेप होगा, छल्ले जैसा। तो इसमें रेडियस आर है, और तो इसका हम लोग अगर पूरा का पूरा ये जो पार्ट है इसका अगर हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, और आप जानते भी है कर्व्ड सरफेस और एरिया ऑफ द सिलेंडर जो है ये 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ds में हम लोग 2 पाई आर एल यूज करेंगे, क्योंकि ds हम लोग का रिप्रेजेंट करता है कर्व सरफेस के हिस्से को। तो L और L कैंसिल होगा, E इक्वल टू क्या मिलेगा जी, E इक्वल टू मिलेगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर, इधर नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बराबर E मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो E जो होगा प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई आर के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसा कि पहले हमने पॉइंट चार्ज के लिए किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये चेंज होता है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं होकर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेंथ से मतलब नहीं है, लेंथ कुछ भी हो, यानी कि गॉसियन सरफेस का जो हम लोग लेंथ कंसीडर किया था उस लेंथ का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहता है। अब चलिए देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। इक्वल टू होगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन कैप। तो ये एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, ई के डायरेक्शन होगा, यानी कि ये होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वायर, यानी कि ये इसका जो कर्व सरफेस हुआ इस पर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलरली राइट में। तो हमने चार्जेस को स्प्रेड करते हुए देख लिया। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा है लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोइड सिलेंडर ऑफ लेंथ आर ऑन ईच साइड ऑफ सीट। सीट के इधर आर लेंथ है और इधर आर लेंथ है, यानी कि ये सीट जो है इस पूरे सिलेंडर को 2 बराबर हिस्से में बांट दिया है। अब तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो इसके अंदर में रहेगा। अब चूंकि देखो कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग जो मान लिया इनफाइनाइट प्लेन शीट मान लिया है, इसलिए ये सीट है इसका थिकनेस इतना कम है कि सीट के अंदर में सिलेंडर का जो हिस्सा है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लिया है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखते हैं, तो यहाँ पर इस साइड में होगा, क्योंकि सीट कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो यहाँ पर है, इधर पॉजिटिवली चार्जेज है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। और अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में ऐसा इस तरह से हमारा सीट है, सीट इधर होने की वजह से ये जो चार्जेज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा, यानी कि बोथ द केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा परपेंडिकुलर होगा टू द फ्लैट सरफेस। ठीक है। और ds की बात अगर करें तो ds इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर ई ds सेम डायरेक्शन में होगा, यहाँ सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हम इस फ्लैट सरफेस की बात करें तो यहाँ पर होगा ds ऐसे ऊपर की ओर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ये जो सेक्शन 3 है, पार्ट 3 है, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ज इनक्लोड बाय द गॉसियन सरफेस क्या होगा, Q इक्वल टू सिग्मा एस, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया के प्रोडक्ट के बराबर चार्ज होता है। गॉस थ्योरम का क्या कहना है, गॉस थ्योरम का कहना है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस का सिंबल है, दिस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
क्यू को रिप्लेस किससे करेंगे जी? क्यू को रिप्लेस करेंगे सिग्मा एस से, तो ये होगा सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं तीनों पार्ट के लिए अलग अलग से, तो ये होगा इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल फॉर द पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। 3 हिस्सा हो जाएगा इसका, अलग अलग हिस्से के लिए हम लोग इंटीग्रल का वैल्यू निकालेंगे और राइट साइड में होगा सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इक्वेशन 1। अब ई एंड डी एस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस 3, जैसा कि अभी हमने देखा ये हमारा सिलेंडर है, यहाँ पर डी एस ऊपर होगा लेकिन ई का डायरेक्शन जो होगा इधर होगा या फिर इस साइड में होगा। तो यहाँ बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो ई डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, थीटा का वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 मल्टीप्लाई करके इसको भी क्या बना देगा? 0 बना देगा। यानी कि जो सेक्शन 3 है उसके लिए हमारा ईडीएस का वैल्यू 0 आ जाता है। ई एंड डी एस आर अलोंग द सेम डायरेक्शन फॉर सरफेस 1 एंड 2 एट सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा सरफेस 1 का इंटीग्रल और सरफेस 2 के लिए जो इंटीग्रल होगा दोनों इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन ओवर द क्लोइड सरफेस ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ई डी एस, तो ये होगा इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। डी एस का इंटीग्रेशन एस करने से ये हो जाएगा हमारा ई एस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो होगा यहाँ इस पार्ट के लिए ई एस, फिर इस पार्ट के लिए अगेन ई एस, और इस पार्ट के लिए होगा वैल्यू 0। यानी कि ई एस प्लस ई एस, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमारा 2 ई एस है, राइट हैंड साइड है हमारा सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एस और एस कैंसिल होगा तो ई इक्वल टू होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो ई है वो आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ई एल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। यानी कि जो गॉसियन सिलेंडर हमने ड्रॉ किया था ना तो उसका रेडियस पर डिपेंड करता है और ना ही उसके लेंथ पर। ये कांस्टेंट वैल्यू है जो डिपेंड करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के वैल्यू के ऊपर। तो वेक्टर फॉर्म अगर लेंगे तो यहाँ एन कैप से इसको राइट साइड को मल्टीप्लाई करना होगा, जहाँ पर एन कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट पॉइंटिंग अवे फ्रॉम इट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसमें यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ऐसे अगर दो शीट को एक दूसरे का पैरेलल प्लेस कर दिए हैं, एक शीट ए और एक शीट बी, तो उसके चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। तो हमने यहाँ पर ए एंड बी 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल प्लेन शीट्स लिए हैं, ए और बी, जिसमें पॉजिटिवली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्लेन शीट ए में सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी है और बी में सिग्मा 2। अब हम लोग इसके अलग अलग हिस्सों को बांट देते हैं, ये पार्ट को रीजन 1, ये पार्ट रीजन 2 और ये पार्ट रीजन 3। तो हमने दोनों के बीच में एक पॉइंट लिया ओ, जिसको ओरिजिन मान लिया। तो इधर हो गया एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन, और ये हुआ हमारा वाई एक्सिस। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कन्वीनियंस के लिए क्या किया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में दोनों का वैल्यू को पॉजिटिव लिया और नेगेटिव साइड में नेगेटिव, यानी कि इस साइड में ये E1 और E2 इधर नेगेटिव होगा, जबकि इस साइड में 0 के राइट में पॉजिटिव होगा। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द शीट इज गिवन बाय, जस्ट हमने फाइंड किया था, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू शीट्स ए एंड बी क्या होगा? E1 इक्वल टू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट I एंड सिग्मा E2 इक्वल टू सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट I। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा रीजन 1 है। रीजन 1 में क्योंकि लेफ्ट साइड में ओरिजिन से, तो E1 और E2 दोनों जो है नेगेटिव होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन 1 में क्या होगा? -E1 -E2। E1 और E2 का ये एक्सप्रेशन यहाँ पुट करेंगे, -1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो ये होगा E इक्वल टू -1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू I। ये इक्वेशन 1 हुआ, जिससे हम लोग को रीजन 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट वैल्यू का पता चलता है। अब रीजन 2 यानी कि इस बीच में दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा? यहाँ पर E2 इक्वल टू होगा E1 माइनस E2। अगेन हमने E1 और E2 का जो एक्सप्रेशन फाइंड किया था यहाँ पुट किया, और पुट करने के बाद देखा कि E1 जो है इस बीच में, इस बीच का रीजन में ये E2 इधर जा रहा है और E1 इधर, यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट है तो हमने क्या करना है? तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस E1 माइनस E2 ही क्यों होगा? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप E2 माइनस E1 भी कर सकते हैं। रिजल्ट
में दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा उससे स्मॉलर वाला सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 1 ग्रेटर है, तो सिग्मा वाई बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2i बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द 2 हो जाएगा। सोल्व करने से ये मिलता है। इन रीजन 3 ये है हमारा दोनों पॉजिटिव साइड में है, तो नेट होगा E1 प्लस E2, तो एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब हम लोग स्पेशल केस में देखते हैं कि अगर दोनों बराबर हो जाता है लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा होने के कारण 0 होगा। E2 में सिग्मा प्लस सिग्मा होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा i बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और E3 में अगेन ये सिग्मा प्लस में और ये सिग्मा माइनस में, तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दोनों में इक्वल लेकिन अपोजिट चार्जेज रहता है, एक में पॉजिटिव सिग्मा और एक में नेगेटिव सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगा दोनों प्लेट के मिडिल में, ना तो इसके लेफ्ट में और ना ही राइट में। रीजन 1 और रीजन 3 में फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होगा। तो ये तो था अगर दोनों में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ। अब सपोज कि इसमें से सिग्मा 1 का और सिग्मा 2 का वैल्यू दोनों ही सिग्मा यानी कि दोनों ही पॉजिटिव चाहे दोनों ही नेगेटिव होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये आप फाइंड करके बताइए, मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि इसका वैल्यू क्या निकलता है। तो ये था आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का एक और पार्ट हमने इसका एप्लीकेशन पर बनाएंगे, जिस पर हम लोग और भी कुछ एप्लीकेशन पर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का बताया हुआ सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।